हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 10 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से आंसर की के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्टैचू इनॉग्रेट किया है पुणे के अंदर। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है, इसकी हाइट 9.5 फीट है, करीब 10 फीट आप बोल सकते हो अप्रॉक्स है। और इसको बनाने के लिए जो मेटल यूज़ किया गया है वो बेसिकली अपने आप में जो स्टैचू के लिए प्रीमियम क्वालिटी मेटल होता है उसका यूज़ किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो वजन है ये 1850 किलो है, मतलब लगभग आप बोल सकते हो 2 टन के आसपास इसका वजन है। तो ये इसकी खास बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पुणे के अंदर 2 प्रोजेक्ट की स्थापना करी है। आपको याद होगा, मैंने 3 दिन पहले आपको बताया है कि पुणे मेट्रो का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई है 32.5 किलोमीटर, मतलब करीब करीब 33 किलोमीटर आप बोल सकते हो। पुणे मेट्रो का संचालन किया गया। और साथ में पुणे मेट्रो के अंदर कितने स्टेशन है? 30 स्टेशन है। तो एक तो ये परियोजना हो गई। दूसरी परियोजना के बारे में भी मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसका नाम है मुला मुथा रिवर परियोजना। इसके तहत पुणे में जो मुला मुथा रिवर है उसको 1080 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इससे उन नदियों के पानी को सैनिटाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की 23वीं विमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं विमेन ग्रैंड मास्टर, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है प्रियंका नुतक्की और इनकी उम्र मात्र 19 साल है। ये आज तक की भारत की महिला श्रेणी ग्रैंड मास्टर में 23वीं खिलाड़ी हैं जो कि चेस में ग्रैंड मास्टर बनी हैं। और अभी हाल ही में 47वां संस्करण नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप का खेला गया है, जिसमें ये 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएमसीडी को अभी हाल ही में फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है इस्पात राजभाषा अवार्ड कैटेगरी में, और साथ में इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो एनएमडीसी जो है इसको कौन सी जगह में सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? तो तमिलनाडु के अंदर मदुरई में एनएमडीसी को सम्मानित किया गया है। और ये एनएमडीसी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इनको क्यों सम्मानित किया गया है? ये भारत की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। कहने का मतलब कि लोहे का उत्पादन करने वाली, सबसे ज़्यादा तादाद पे लोहे का उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। ओके। और इसकी दूसरी आपको खास बात ध्यान रखनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। और इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है ये किसके हाथ में है? रामचंद्र प्रसाद सिंह के हाथ में है। बाय द वे, एनएमडीसी की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे सुमित देव। क्या नाम है? सुमित देव। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, एनएमडीसी को 2 प्राइज दिए गए हैं। इस्पात राजभाषा अवार्ड में तो फर्स्ट प्राइज इनको मिला है। कौन कौन से साल के लिए? एक तो साल 2019 के लिए और 21 के लिए। अब बीच में बचा साल 2020, तो साल 2020 के लिए इनको इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 3 साल के अवार्ड अभी हाल ही में इनको एक साथ सम्मानित किए गए हैं। कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें डिले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? एफएटीएफ, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, और ये इंटरनेशनल बॉडी है ऐसी जो कि दुनिया में कंट्रीज़ को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं इस तरीके से कि कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है, टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है। तो एफएटीएफ के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं टी राजा कुमार। और टी राजा कुमार सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में मार्कस प्लेयर को सक्सीड किया है। किसको? मार्कस प्लेयर। इससे पहले मार्कस प्लेयर एफएटीएफ के प्रेसिडेंट थे। मार्कस प्लेयर कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो अब राजा कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये अगले 2 साल तक एफएटीएफ के प्रेसिडेंट रहेंगे। और कब से कार्यकाल संभाल रहे हैं? आने वाली 1 जुलाई से संभालेंगे कार्यकाल। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये पहले ऐसे सिंगापुरियन हैं जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट बने हैं। अभी ये सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं और साथ में
सिंगापुर में अनदर पार्टी के लीडर के रूप की भी हैसियत से ये अपना पॉलिटिकल कैरियर संभाल रहे थे वहाँ पर। बाय द वे FATF की अगर बात करें तो ये दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना FATF की G7 के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1989 में। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है कि FATF ने एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ये देश कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। इससे पहले ऑलरेडी पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट में डाला ही हुआ है। अभी हाल ही में UAE को भी FATF ने ग्रे लिस्ट में कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट आयोजित किया गया? तो साल 2022 का इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट का आयोजन इस बार किया गया बेंगलोर में। और ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसी कंपनीज को ढूंढता है जिसका बेनिफिट कॉरपोरेट और पॉलिसी मेकर्स अपने एरिया के स्टॉक होल्डर्स को इंटरेक्ट होने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये खास बात है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं इंडिया ग्लोबल फोरम, जो कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट में और अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए नई पॉलिसीज ला सकें। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली हैज बीन हेल्ड? साल 2022 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कौन से शहर में किया गया? इसका आयोजन कीनिया की कैपिटल नैरोबी में इस बार किया गया, अफ्रीका के अंदर। और इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5वां संस्करण आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशंस में इस टाइम पे 193 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मेन मोटो ये है कि पर्यावरण को किस तरीके से हम लोग बचाएं, चाहे वो मरीन हैबिटेट हो हमें बचाना है, चाहे वो पक्षी हों या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों, नेशनल पार्क हों, हर तरीके से हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अम्मा योजना और बहिनी योजना लॉन्च करी है? तो अम्मा और बहिनी योजना लॉन्च करी गई है सिक्किम में PS तमांग की सरकार के द्वारा। अब देखिए ये स्कीम है क्या। पहले अम्मा योजना की बात कर लेते हैं। अम्मा योजना के तहत सिक्किम सरकार ने अनाउंस किया है कि अब से हर घर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हर घर जिसके अंदर नॉन वर्किंग मदर्स हैं, ऐसी महिलाएं या ऐसी माएँ जो कि वर्किंग नहीं है, उनको सरकार की तरफ से 20,000 रुपया हर साल दिया जाएगा। मतलब एनुअली 20,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए बहिनी योजना यहाँ पर क्या है। इसके लिए सरकार का कहना है कि क्लास 9th से लेकर 12th तक की लड़कियां जो कि स्कूल में जाती हैं, उनके लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। और जब तक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी स्कूलों में नहीं लगाई जाती है, तब तक उन्हें हर महीने के हिसाब से सैनिटरी पैड्स भी बांटे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाना क्यों ज़रूरी है या फिर ये पहल क्यों कर रही है यहाँ पे सरकार? आपको पता है सिर्फ इस चीज़ की वजह से या इस कारण की वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद है लड़कियों की या गर्ल्स की जो कि स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उनकी पढ़ाई अफेक्टेड होती है। तो इस वजह से सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन सभी स्कूलों के अंदर सिक्किम सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। और भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने स्कूल के अंदर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई है? तो ये है पंजाब सरकार। पिछले साल मैंने आपको बताया था। सिक्किम में इस टाइम पे गवर्नर है गंगा प्रसाद। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो अम्मा योजना है जिसके तहत हर माँ को 20,000 रुपये साल के देगी सरकार, इसके लिए 32 करोड़ की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी गई है। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने जा रही है जुपिटर के लिए? मतलब बृहस्पति ग्रह में ये इसको लॉन्च करेंगे लाइफ की सर्च में। तो ये है नासा के द्वारा फैसला लिया गया है कि ये यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेंगे बहुत जल्द। लेकिन ये इसको कब लॉन्च करेंगे, इसके लिए इन्होंने बोला है 10 अक्टूबर 2024 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कहाँ जाएगा? ये जुपिटर की ऑर्बिट पे जाएगा और चारों तरफ से उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका मेन मोटो ये है कि जुपिटर के अंदर पता लगाना कि लाइफ है या नहीं है। साथ में खास बात ये होगी, जो मेन फोकस होगा वो होगा आइस क्रस्ट और वाटर के ऊपर, कि हाँ बर्फ़ है ये तो हमें पता ही है वहाँ पर, लेकिन हाँ बर्फ़ के बीच में कहीं पर क्या
वाटर होने की पॉसिबिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों को देखेगा ये एयरक्राफ्ट। और जुपिटर की इस टाइम पे कितनी सैटेलाइट है? टोटल 79 सैटेलाइट हैं जुपिटर की। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कुछ टाइम पहले बनाए गए थे बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, JSW जयगढ़ पोर्ट जो है, विच हैज़ बिकेम इंडियाज फर्स्ट FSRU बेस्ड LNG रिसीविंग टर्मिनल, ये कौन से शहर में है? तो JSW जयगढ़ पोर्ट जो है ये बेसिकली है आपका रत्नागिरी में। और रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अब जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए है क्या, FSRU जो है ना, तो FSRU LNG ये एक पूरा अपने आप में शिप है। इसका पूरा नाम है होइंग LNG FSRU। ये भारत में आया है, और कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। इस शिप के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस जो होती हैं, देखिए LNG का मतलब यहाँ पे है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैसेस होती हैं ये उनको क्या करता है? पहले तो ठंडा करता है, -160 डिग्री सेल्सियस तक इसको ले जाता है, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 1/600 हो जाता है। मतलब कहने का 600 गुना कम हो जाता है उसका वजन। तो इसका सीधा फर्क किस में पड़ता है? अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर जितने भी हमारे पोर्ट से जो भी शिप्स चल रहे हैं वहाँ पर नेचुरल गैसेस का फ्यूल की वजह से यूज़ किया जाता है, फ्यूल के तौर पर। अब है क्या कि अगर हम फ्यूल को 600 गुना हल्का कर दें तो जाहिर सी बात है ना, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा सामान हम लोग लोड कर पाएंगे इसके ऊपर, और साथ में जो हमारे शिप्स होंगे वो और हल्के होकर चलेंगे समुद्र में। ठीक है, तो ये खास बात है इसकी। तो भारत में पहली बार जो FSRU है ये कहाँ पर आया है? ये रत्नागिरी के पोर्ट पर आया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके द्वारा लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ वाटर बर्ड होस्ट किया गया है? तो इस बार इसको होस्ट किया गया है किसके द्वारा? ये है हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पंजाब में। अब देखिए हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पंजाब में है ना, इसकी खास बात यह है कि हर साल एशिया के कई सारे देशों से और यूरोप से कई सारे पक्षी हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वाटर बर्ड जो हैं, जैसे इस तरीके के जो वाटर बर्ड्स हैं, ये भी हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही गिने गए थे लास्ट टाइम। तो इस बार का जो जल पक्षियों की सबसे बड़ी मंडली और विविधता की जो मेजबानी करी है, ये हरिके ने करी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत ने 93 रैंक सिक्योर करी है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, लेकिन इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इसमें भारत ने 100वीं रैंक सिक्योर करी है, 100 रैंक। अब समझिए ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है वीडैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? वीडैम इंस्टीट्यूट, और ये स्वीडन का इंस्टीट्यूट है। अब स्वीडन का इंस्टीट्यूट जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, ये रिपोर्ट बोलती है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत ने 93 रैंक सिक्योर करी है टोटल 179 कंट्रीज़ में, और इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में 100वीं रैंक सिक्योर करी है। साथ में इस रिपोर्ट का ये कहना है कि हर डे बाय डे भारत के अंदर लिबरल एंड इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है वो मिनिमाइज हो रही है, मतलब घटती चली जा रही है। ओके, तो ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात है इन रिपोर्ट्स को देखते हुए। बट हाँ, वीडैम को हम यूनिवर्सल तौर पर बेस्ट रिपोर्ट तो नहीं मानते हैं, क्योंकि बेस्ट रिपोर्ट जाहिर सी बात है UN के द्वारा जो आती है उसको बेस्ट रिपोर्ट माना जाता है। बट फिलहाल ये रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है, ये रैंकिंग पूछी जा सकती है आपसे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके लिए कोका कोला, पेप्सिको और मैकडोनल्ड्स इन सभी ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं? ये देश है रशिया। कोका कोला, पेप्सिको, मैकडोनल्ड्स ये सब अमेरिकी कंपनीज़ हैं, और इनका कहना है कि अब से ये रशिया में अपनी कोई भी सर्विस नहीं देंगे, और मैकडोनल्ड्स ने अनाउंस किया है कि ये सारे रेस्टोरेंट अपने बंद कर देंगे। इसके अलावा पिज़्ज़ा हट ने भी यही फैसला लिया है, और स्टारबक्स ने भी यही फैसला लिया है। तो ये सारी जितने भी अमेरिकी ब्रांड हैं, बेवरेजेस ब्रांड हैं, ये सब रशिया में अब सर्विस नहीं देंगे। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, आपको पता ही है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रशिया के द्वारा अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूक्रेन का खुल के साथ दिया है,
उनके साथ सभी ऑयल एंड गैसेस के पैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। रशिया का कहना है कि ना ही हम इंपोर्ट करेंगे इनके साथ और ना ही एक्सपोर्ट करेंगे। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो, टर्की की कैपिटल है अंकारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपनी पुरस्कार राशि यूनिसेफ की यूक्रेन अपील के लिए दान करेंगे अगले 1 साल तक। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं एंडी मरे, और ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर भी ये रह चुके हैं 2 बार। तो इनका कहना है कि 2022 में ये जितने भी अब टूर्नामेंट खेलेंगे उन सब में जितनी भी इसको पुरस्कार राशि मिलेगी वो सब यूक्रेन के लिए डोनेट कर देंगे यूनिसेफ की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं और ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्च किए गए हैं। एक इनिशिएटिव का नाम है UPI 123 पे, दूसरे का नाम है डिजी साथी। तो ये दोनों लॉन्च किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अब समझिए UPI 123 पे है क्या। इसका सीधा सा ये मतलब है, इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि अगर आपको UPI पेमेंट गेटवे में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या मान लीजिए आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया, आपका पैसा कट गया लेकिन फ्रंट पार्टी के पास नहीं पहुंचा, या फिर आपके OTP से किसी और ने लॉगिन कर लिया है, इस तरीके की अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इनमें से किसी भी UPI पेमेंट गेटवे पर, तो आप ये टोल फ्री नंबर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपनी कॉल तुरंत लगाएं और अपना अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दूसरा इनिशिएटिव है जिसका नाम है डिजी साथी, इसके तहत एक पोर्टल खोला गया है। उस पोर्टल में जाकर आप ये सारी गाइडलाइंस देख सकते हैं कि UPI पेमेंट गेटवे यूज़ करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और सेबी अभी न्यूज़ में था, 1992 में स्थापना करी गई थी। 1 हफ्ते पहले ही सेबी के अंदर पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधवी पुरी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई, इसके चेयरपर्सन है गोविंद रजलू चिंताला। और SBI की स्थापना 1955 में करी गई, इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, अभी CDEC के द्वारा परम गंगा नाम के सुपर कंप्यूटर को कौन से IIT कैंपस में इंस्टॉल किया गया है? तो CDEC जो कि भारत का एक काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है और जिसने भारत सरकार को कई सारे सुपर कंप्यूटर अभी तक दिए हैं, इसके अलावा और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में एक नया सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा, इसका शुभारंभ किया गया IIT रुड़की कैंपस के अंदर। और आपको पता है इसका पोटेंशियल कितना है? 1.6 पेटाफ्लॉप। और आप सभी ध्यान रखिए, कल जो ल्यूसेंट जैकपॉट सीरीज़ की क्लास होनी थी वो नहीं हो पाई किसी रीज़न से, तो आज रात में 8 बजे ये होगी 6वीं क्लास। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है आप जाके एनरोल कर लीजिए। क्लास आपकी खुलेगी इस कोड से, कोड वरुण 777 डाल दीजिएगा, आपकी क्लास रात 8 बजे खुल जाएगी। यहाँ पर हम लोग स्टैटिक GK के MCQs रिवाइज कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी प्लस में भी सब्सक्राइब कर सकते हो। GS GK का मेरा बैच चल रहा है वहाँ पे, और साथ में करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है। डिस्काउंट कोड उसके लिए भी वरुण 777 है। आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मार्च के बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड की मदद से। इस कोड की मदद से आप UPSC, IIT JEE, स्टेट PCS कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह फिर से 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।